Good morning, students. After getting an idea about the air and its composition and the different layers of the atmosphere in the first term, let us begin our second term with your sixth chapter in geography, that is weather and climate. जब हम कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है या तो फिर आज बहुत ठंडी है, तो हम एक्चुअली किस बारे में बात करते हैं? द आंसर इज हम बात करते हैं वेदर के बारे में। तो चलो आज समझते हैं कि ये वेदर क्या होता है। वेदर होता है डे टू डे एंड आर टू आर कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अब हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर एक लेयर ऑफ एयर है अराउंड द अर्थ। सो जब हम वेदर की बात करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर प्लेस और टाइम की बात करते हैं और हम कह सकते हैं कि द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर time of any particular place is weather। तो वेदर क्या होता है? एक स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है और एटमॉस्फेयर क्या है? अ लेयर ऑफ एयर। सो ये लेयर ऑफ एयर या तो कूल होता है या तो हॉट होता है एट अ स्पेसिफिक टाइम एट एनी पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज वेदर। ये वेदर कंडीशन से वो डे टू डे चेंज होता। नाउ लेट अस सी समथिंग अबाउट द वर्ड क्लाइमेट। जनरली हम वेदर और क्लाइमेट ये दोनों वर्ड्स साथ में ही सुनते हैं, लेकिन इन दोनों वर्ड्स में काफ़ी सारा डिफरेंस है। वेदर के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, तो अब जानते हैं कि व्हाट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब एक प्लेस की एवरेज वेदर कंडीशन जो लंबे समय तक रहती है। सो वी कैन डिफाइन क्लाइमेट एज द वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो आफ्टर नोइंग अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट, लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द टू, वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर स्पेसिफिक टाइम और एक स्पेसिफिक प्लेस का स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर बताता है और क्लाइमेट एक्सप्लेन्स द वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये टाइम पीरियड 35 से 40 इयर्स के टाइम स्पैन को इंक्लूड करता है। तो अब हम देखेंगे कि जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो कौन से फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। फैक्टर्स जो क्लाइमेट में इंक्लूड होते हैं, क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं और क्लाइमेट की अफेक्ट से होता है, दे आर रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर। आफ्टर नोइंग अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट, लेट अस सी इन डिटेल अबाउट द टेम्परेचर। टेम्परेचर is the degree of hotness and coldness of the air। टेम्परेचर अर्थ के अलग अलग पार्ट में अलग अलग होता है। किसी भी प्लेस के टेम्परेचर्स डे और नाइट में अलग अलग होते हैं, यानी चेंज होते हैं, और सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। समर्स में ज़्यादा गर्म होता है, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, और विंटर्स में गर्मी कम होते हैं, यानी टेम्परेचर कम रहता है। अब ये जो टेम्परेचर है वो इंसोलेशन पर डिपेंड करता है। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज इंसोलेशन। वो सोलार एनर्जी, यानी कि सन की वो एनर्जी, सन के वो रेस जिसे अर्थ रोक लेती है, इसे इंसोलेशन कहा जाता है। इंसोलेशन मीन्स इनकमिंग सोलार radiation, that is the rays of the sun. So we can say that the incoming solar energy
Solar energy is in the form of rays of the sun. Intercepted by the earth is called insolation. इंटरसेप्टेड मीन्स रोका हुआ. जो अर्थ की सरफेस पर सन रेज पर फॉल होते हैं तब जितना सन रेज अर्थ का अपर लेयर है वो एब्जॉर्ब करता है, एक्सेप्ट करता है, इंटरसेप्ट. ये इंसोलेशन है जो अर्थ पर जो सन रेज गिरते हैं और अर्थ उसे एक्सेप्ट करती है. वो इंसोलेशन प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है. इक्वेटर के पास जहाँ सबसे ज़्यादा सनरेज वर्टिकल सनरेज फॉल होते हैं वहाँ इंसोलेशन ज़्यादा रहता है और पोल्स पर कम होता है क्योंकि पोल्स पर सनरेज वर्टिकल नहीं गिरते. इसी तरह इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हुए टेम्परेचर डिक्रीज होता है क्योंकि सनरेज वहाँ स्लैंटिंग होते हैं, सो इंसोलेशन कम रहता है. So this is how insolation affects the temperature. तो अब हम एक एग्जाम्पल से ये क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे. इक्वेटर अफ्रीका के पास है, सो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है. ऑन द अदर हैंड पोलर रीजन्स में टेम्परेचर कम रहता है और वहाँ इसी वजह से इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड नियर द पोल्स. ये रीजन्स यूजुअली स्नो कवर्ड ही रहते हैं. इक्वेटर के आसपास के रीजन्स में पोल्स की कंपैरिजन में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है क्योंकि वहाँ इंसोलेशन ज़्यादा रहता है. ड्यू टू दिस फिनोमिनन of insolation and resulting changes in the temperature, 3 distinct heat zones are created on the surface of the earth. As you can see in the figure on the screen, the region that lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, that is between 23.5 degrees north to 26.5 degrees south latitudes, is called the torrid zone. This is the hottest part of the earth because this area receives the direct rays of the sun. Now next one is the region that is lying between the Tropic of Cancer, that is 23.5 degrees north latitude, and the Arctic Circle, that is 66.5 degrees north, is called the North Temperate Zone, and the location of the South Temperate Zone is between Tropic of Capricorn, which is to the 23.5 degrees south, and the Antarctic Circle, which is 66.5 degrees in the southern hemisphere. These zones, the north and the south temperate zone, they have moderate temperature, that is not very hot, neither very hot nor very cold. Now going towards the higher latitudes comes the frigid zone, which is the area between the Arctic Circle, that is 66.5 degrees north, and the North Pole at 90 degrees north. It is the northern frigid zone, and the south frigid zone is between the Antarctic Circle, 66.5 degrees south, and the South Pole. This area is very cold and it remains frozen, that is covered with snow, throughout the year because it receives the slanting rays of the sun.